नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक व्यवहारिक व्याकरण। तो आपने देखा अभी तक हम अपने इस व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित टॉपिक में काफी सारे जो हमारे हिंदी व्याकरण के टॉपिक है उनको डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर विराम चिन्ह संबंधित जो हमारा टॉपिक था उसको डिस्कस किया और उसमें भी अभी हमारे काफी सारे जो चिन्ह हैं वो हमारे शेष रह गए थे। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर आज अशुद्धि संशोधन यानी कि किस तरह से वाक्यों में अशुद्धि संशोधन किया जाता है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर अपने व्यवहारिक व्याकरण में वर्ण विच्छेद, वर्तनी, र के विभिन्न रूप, अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता और साथ ही हमने यहाँ पर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिनको हमने यहाँ पर पढ़ा। और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़े विराम चिन्हों का प्रयोग और साथ ही बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियां। तो लास्ट सेशन में जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा टॉपिक था मुहावरे और लोकोक्तियां। तो देखिए, मुहावरे क्या होते हैं ये हम यहाँ पर लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे। मुहावरों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि मुहावरे क्या होते हैं और मुहावरों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बताए थे। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पर इस तरह से अनेकार्थी शब्द और उसके बाद हमने यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से विराम चिन्हों को यहाँ पर पढ़ा। और उसके बाद जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे विराम चिन्हों को हमने लास्ट तक कंप्लीट किया कि किस तरह से जो हमारे अवतरण चिन्ह होते हैं या उदाहरण चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग हम किस किस तरह से करते हैं। उसके बाद हमने वाक्य वाक्य के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। तो वाक्य के जो अंग होते हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो मैंने वाक्य के अंग में आपको दो चीजों के बारे में यहाँ पर बताया, जो है आपका उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जो अपनी जो चीजें आगे पढ़ी उसमें हमने जैसे हमने वाक्य के जो सरल वाक्य हमने यहाँ पर कहा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, चाहे वाक्य किसी भी तरह का हो, उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो वाक्य होता है उसके मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, यानी कि उद्देश्य और विधेय। तो आपने देखा कि हमने वाक्यों के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ा। तो मैंने यहाँ पर आपको मुहावरे की परिभाषा बताई कि मुहावरे होते क्या हैं और उसके बाद मैंने आपको लोकोक्तियों के बारे में बताया कि लोकोक्तियां होती क्या है। देखिए, हमने मुहावरों के बारे में कहा कि ये एक पूर्ण वाक्य नहीं होता। ठीक है, जो मुहावरे होते हैं वो एक पूर्ण वाक्य नहीं होता है और क्या करता है, अपने अर्थ से एकदम अलग, बिल्कुल अलग जो है अर्थ प्रकट करता है, अपने अर्थ से बिल्कुल अलग अर्थ देता है। यानी कि जो अपने शब्दों में निहित अर्थ को नहीं देता बल्कि उससे भिन्न और एक रूढ़ अर्थ को देता है। और जैसे हमने कहा कि ये और जो लोकोक्ति होती है, हमने कहा लोक धन उक्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है, अर्थात लोक में प्रचलित यानी कि आम जनता में प्रचलित जो बातें होती है उनको हम कहते हैं लोकोक्ति। तो यहाँ पर ढेर सारे मुहावरे और लोकोक्तियां आपको एग्जाम्पल के रूप में दी गई है। तो जैसे देखिए, हमने सबसे पहले कहा अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। और उसमें एग्जाम्पल, दिन भर की दौड़ धूप से मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। उसके बाद जैसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल, अंग अंग मुस्काना, अपना उल्लू सीधा करना, कोहलू का बैल होना, खून पसीना एक करना, चैन की बंसी बजाना। ठीक है, और देखिए इस तरह से और भी हमने काफी सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स को पढ़ा। और मैं ये कहती हूँ कि जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उतना आपको काफी अच्छे से ये चीजें क्लियर होंगी। तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था दौड़ धूप करना यानी कि कठिन परिश्रम करना, आज मक्खी मारना, श्री गणेश करना, दुगड्डी का लाल होना,
गागर में सागर भरना, तिल का ताड़ बनाना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, घोड़े बेचकर सोना, गुड़ गोबर होना, उल्टी गंगा बहाना, बहती गंगा में हाथ धोना, दूध का दूध और पानी का पानी करना। तो यहाँ तक तो हमने अपने लास्ट सेशन में लगभग जो है सारे अच्छे से पढ़ लिए थे और उनके एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर समझ लिए थे। उसके बाद देखिए कुछ और हमारे पास यहाँ पर है, जैसे अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। क्या होता है, जब आप कोई अपनी बात, कोई भी व्यक्ति जब अपनी बात जो है अपने आप एक तरह से अपनी बड़ाई करने लगता है, अपने बारे में अपनी जो बातें हैं वो करने लगता है, तो उसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। ठीक है। और अक्ल पर पत्थर पड़ना, अर्थात बुद्धि खराब होना। कई बार होता है ना कि जब हम कुछ बिना सोचे समझे काम करते हैं तो वो बात वो खराब हो जाती है चीज। तो हम कहते हैं कि क्या तुम्हारी अक्ल पर पत्थर तो नहीं पड़ गए जो तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती। ठीक है। दाल में काला होना, ये तो आपने देखा होगा, कई बार हम इस तरह से प्रयोग करते हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है। हम कहते हैं ना कि दाल में जरूर कुछ काला है। चिकना घड़ा होना यानी कि बेशर्म होना। कलई खुलना अर्थात रहस्य खुल जाना। ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि ज्यादा खाने वाले को कम देना। कई बार ऐसा होता है ना, जो कोई बहुत ज्यादा एक तरह से फूडी होता है और लेकिन क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से उसे उतना नहीं मिल पाता, तो कहते हैं ना कि ये तो इसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जैसे हमने कहा भीम के लिए 10 रोटियां ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो जब आपने देखा था कि जब भीम जो है जंगल में रहते थे, जो अपनी माता के साथ वन में रहते थे, तो उस टाइम पे जो उनकी माता थी, वो जो भी वो ब्राह्मण के वेश में वहां पर रहते थे, दुर्योधन से छिपे हुए थे। तो जब वो ब्राह्मण वेश में वहां पर रहते थे तो उनकी माता जो है वो क्या करती थी, वो उनको भिक्षा के लिए भेजती थी, पांचों भाइयों को। तो जब पांचों भाई भिक्षा लेकर आते थे तो माता क्या करती थी, माता कहती थी कि जो जितनी भी भिक्षा आई है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी, यानी कि 2 भागों में बांटती थी। जबकि वो टोटल कितने थे, 6 लोग थे, 5 पांडव और एक माता कुंती। लेकिन वो क्या करती थी, उस भोजन को, उस चीज को केवल और केवल 2 भागों में बांटती थी। एक वो क्या करती थी, पांडवों के लिए रखती थी, और एक पांडव, 4 जो पांडव हैं उनके लिए रखती थी, और एक अपने लिए रखती थी, और यानी कि उसी में अपने लिए रखती थी। और एक पार्ट जो था वो पूरा का पूरा भीम को दिया जाता था। तो लेकिन फिर भी भीम का पेट नहीं भरता था, तो कहते कि भीम के लिए 10 रोटियां भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अपने पैरों पर खड़ा होना, देखिए ये सारी चीजें जो ये लोकोक्तियां है ये आपने ज्यादातर समाज में सुनी होंगी, कि अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना, यानी कि अपने आप अपने काम को करना। परीक्षा पास करो करके नौकरी पा जाओ तो तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, कई बार होता है ना कि जो एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है लेकिन उसमें जो कुछ लोग होते हैं, 4-5 लोग, वो उनका अलग ही चल रहा होता है, तो कहते हैं कि इनकी तो खिचड़ी अलग ही पक रही है कुछ। ठीक है ना, एक काफी बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सब चीजें साथ में हो रही है, बातचीत हो रही है, प्लानिंग हो रही है, लेकिन 4-5 लोग जो होते हैं वो खुद अलग होते हैं और कहते हैं कि इनकी तो खिचड़ी अलग बन रही है, अलग पक रही है। कान भरना अर्थात शिकायत करना। हथेली पर सरसों जमाना, देखिए ये सब लोकोक्तियां हैं। हथेली पर सरसों जमाना, जो असंभव कार्य करके दिखाना। अगर मेहनत करो तो तुम अपनी हथेली पर भी सरसों जमा सकते हो, यानी कि सारी की सारी चीजें जो है वो मेहनत पर डिपेंड करती है कि तुमने कितनी मेहनत की है। घाट घाट का पानी पीना, आपने ये जरूर सुना होगा कि हमने तो घाट घाट का पानी पिया है, अर्थात काफी अनुभवी होना, यानी कि जीवन में इंसान को अपने काम के लिए कई बार बहुत दर दर तक भटकना पड़ता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है। और देखिए जीवन में जो पढ़ाई लिखाई या इन सब चीजों से ज्यादा जो जीवन का जो अनुभव होता है, जो जीवन का एक्सपीरियंस होता है, वो सब चीजें किससे आती हैं, अनुभव से आती है। यानी कि आपने पढ़ाई लिखाई की है, ठीक है, आप काफी अच्छे एक तरह से
पद पर भी हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जीवन का जो एक्सपीरियंस है, आप दूसरों को कैसे समझ पाएंगे, दूसरों के दुख दर्द कैसे समझ पाएंगे, दूसरों की परेशानी कैसे समझ पाएंगे, या अच्छे बुरे को कैसे समझ पाएंगे, उसके लिए आपको चाहिए अनुभव। आपने वो चीजें कभी ना कभी किसी परिस्थिति में एक्सपीरियंस की होंगी, तो आपको वो याद होगा और आप क्या करेंगे, दूसरों के बारे में भी सोच पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर है टॉपिक। तो देखिए इसमें यहाँ पर जो वाक्यों से संबंधित अशुद्धियां होती है, देखिए हमने शब्द से संबंधित अशुद्धियां तो बता दी है पीछे, वर्तनी किस तरह से शुद्ध की जाती है, ठीक है, उसके भी मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए। और अब है यहाँ पर अशुद्धि संशोधन जो वाक्यों से संबंधित है। तो जैसे हमने कहा वह नावों पर सवार था। अब देखिए नावों, एक नाव होती है और बहुत सारी नावें होती है, ठीक है, तो हमने कहा वह नावों पर सवार था। क्या ऐसा पॉसिबल है, नावों पर सवार था? तो ये आपका गलत वर्ड है, ये अशुद्ध है आपका, और इसको हम क्या लिखेंगे, वह नाव पर सवार था। 10 लड़की पढ़ रही है, ठीक है, अब 10 लड़की आपको यहाँ पर बताया है 10, ठीक है, और फिर लिखा है लड़की, तो 10 जो है वो तो बहुवचन है, तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा, लड़कियां, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है श्याम ने मुझे आगरा दिखाई। श्याम ने मुझे आगरा दिखाई, तो यहाँ पर दिखाई शब्द जो है वो क्या है, रॉन्ग है, और सही शब्द है दिखाया। लता बड़ा मीठा गाता है। लता बड़ा मीठा गाता है। अब देखिए लता जो है वो हमने कहा लता बड़ा मीठा गाता है, तो मीठा गाता है, गाता। अब देखिए क्योंकि लता जो है वो कैसा वर्ड है, स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्रिया जो है वो किसके हिसाब से होगी, यहाँ पर लता के अनुसार होगी। तो हमने कहा लता बहुत मीठा गाती है, ठीक है। महादेवी वर्मा बड़ी विद्वान है। महादेवी वर्मा बड़ी विद्वान है। अब भी देखिए विद्वान कौन होता है, ठीक है, विद्वान कौन होता है, विद्वान जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, और इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, विदुषी, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, विदुषी। मैंने हंस पड़ा, मैं हंस पड़ा। मेरे घर को जाना है, मुझे घर जाना है। यमुना के अंदर पानी भरा है, तो यमुना में पानी भरा है, ठीक है, के अंदर नहीं होता, में पानी भरा है। जितनी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल गलत, जैसी करनी वैसी भरनी। गुफा में बड़ा अंधेरा है, गुफा में बड़ा अंधेरा है, तो गुफा में घना अंधेरा है। भेड़ और बकरियां चर रही है, भेड़ और बकरियां चर रही है, तो यहाँ पर भेड़ बकरियां चर रहे हैं, ठीक है। आप वहां अवश्य जाओ, आप वहां अवश्य जाओ, आप वहां अवश्य जाइए, ठीक है। शत्रु डरकर दौड़ गया, शत्रु डरकर क्या आएगा, भाग गया। मैंने अपनी कलम मेरे भाई को दे दी, मैंने अपनी कलम मेरे भाई को दे दी, मैंने अपनी कलम अपने भाई को दे दी। 4 दशरथ के पुत्र थे, दशरथ के 4 पुत्र थे। बाघ एक कठोर जानवर है, तो क्या कहेंगे, बाघ एक भयानक जानवर है। सज्जन व्यक्ति किसी का अहित नहीं चाहते, सज्जन व्यक्ति किसी का अहित नहीं चाहते। सज्जन व्यक्ति सज्जन किसी का अहित नहीं चाहते। उनका बहुत भारी सम्मान हुआ, उनका बहुत भारी सम्मान हुआ, उनका बहुत सम्मान हुआ। वे वापस लौट आए हैं, वे वापस लौट आए हैं, वे लौट आए हैं।
ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि जो हमारा वर्ड है, हमारा जो वाक्य है वो सही है, लेकिन कुछ इस तरह की अशुद्धियां होती है कि जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलती और आपको लगता है कि ये सही है, पर वो वाक्य सही नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें हमारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप पढ़े, जैसे डाकू परस्पर एक दूसरे को संदेह की नजर से देखते हैं। ठीक है। डाकू एक दूसरे को संदेह की नजर से देखते हैं। तमाम देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई। मेरा नाम श्री रामदास जी है। तो देखिए, कभी भी जब आप अपना नाम लेते हैं तो उस पर श्री या जी का प्रयोग नहीं करते। खुद का नाम जब हम लेते हैं तो हम कहेंगे कि मेरा नाम रामदास है। अगर आप अपने पिताजी का नाम ले रहे हैं या किसी बड़े का नाम ले रहे हैं, अपने गुरुजी का नाम ले रहे हैं, तो आप उनके आगे श्री और जी लगाएंगे, लेकिन आप अपने नाम के आगे ये नहीं लगाएंगे। कृपया, मुझे देखते ही उनका चेहरा गिर गया, मुझे देखते ही उसका चेहरा उतर गया। ठीक है। कृपया आप ही यह समझाने का अनुग्रह करें, कृपया आप ही यह समझाने का अनुग्रह करें। तो देखिए, कृपया और अनुग्रह दो शब्द एक साथ नहीं आएंगे, तो हम कहेंगे आप ही यह समझाने का अनुग्रह करें। अभिनेत्री नृत्य कला का व्यायाम कर रही है। तो अभिनेत्री नृत्य कला का अभ्यास कर रही है। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। तो क्या कहेंगे, उसे मृत्यु दंड मिला है। मैं साधु का दर्शन करने आया हूं, मैं साधु के दर्शन करने आया हूं। उसने बंबई जाना है, उसे बंबई जाना है। रोगी ने प्राण त्याग दिया। तो रोगी ने प्राण त्याग दिए। तो देखिए, बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स है। वह पागल आदमी हो गया। तो वह आदमी पागल हो गया। वह कहा कि मैं पत्र अवश्य लिखूंगा, उसने कहा। ठीक है। उसने कहा कि मैं पत्र अवश्य लिखूंगा। यह बात राम को पूछो, यह बात राम से पूछो। ठीक है। रमेश को अनेकों कहानियां याद हैं, रमेश को अनेक कहानियां याद है। मैंने यह काम नहीं करा, तो मैंने यह काम नहीं किया। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। देखिए, इस तरह की जो मिस्टेक्स है ये बहुत ज्यादा होती है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। सही आंसर क्या होगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। वह कलाकार आदमी है। तो क्या कहेंगे, वह आदमी कलाकार है या वह कलाकार है। मेले में बच्चा खो गई। तो मेले में बच्चा खो गया। मुझे केवल 5 रुपए मात्र चाहिए, मुझे केवल मात्र 5 रुपए चाहिए, या मुझे केवल 5 रुपए चाहिए। हम नहीं पढ़े हैं ये पुस्तकें, हम नहीं पढ़े हैं ये पुस्तकें, ये पुस्तकें हमने नहीं पढ़ी। प्रधानाचार्य आ रहा है, प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की जो अशुद्धियां हैं उनको आपने ठीक करना है। बहुत ही कॉमन सी अशुद्धियां है, लेकिन उस टाइम पे जैसे मैंने कहा कि कई सारे शब्द आपको ऐसे लगते हैं कि ये तो सही था, ये तो ठीक था, फिर क्यों गलत हुआ। ठीक है। तो क्या क्या आपको यहाँ पर समझना है, क्या क्या चीजें आपको शुद्ध करनी है, किस तरह से करनी है, वो आपने यहाँ पर देख लिया है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे आप देखेंगे मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उपसर्ग प्रत्यय से शब्द निर्माण की प्रक्रिया। उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक के रूप में करवाया है, और कैसे आप उससे शब्द निर्माण करते हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो देखिए, उपसर्ग मैंने यहाँ पर आपको कितने सारे एग्जाम्पल बताए थे।
सर्ग। जैसे हमने कहा आपके पास एक जो मूल शब्द है वो है कार, ठीक है, मूल शब्द क्या है, कार है। और आपने क्या किया यहाँ पर प्र, ठीक है, आ, सा, और भी बहुत सारे आपने यहाँ पर शब्द जोड़े, और जिससे क्या हुआ, अब देखिए हमारा एक मूल शब्द है कार, और उस पर हमने क्या क्या प्रत्यय जोड़े, जैसे हमने जो उपसर्ग जोड़े, हमने जोड़ा प्र, हमने जोड़ा आ, हमने जोड़ा सा, तो इससे क्या क्या नए शब्द बने, जैसे प्रकार, ठीक है, आकार, साकार, ठीक है। तो ये सब क्या है, नए शब्द बन रहे हैं। ये क्या हो रहा है, नए शब्द बन रहे हैं, किससे, उपसर्ग से। अब देखिए उपसर्ग क्या है, मैंने ये आपको बताया, परिभाषा भी मैंने आपको इसकी बताई थी, ठीक है। जैसे हमने कहा उप, ठीक है, और अलंग, ये बहुत सारे शब्द है, ये है हमारे उपसर्ग। क्या है, उपसर्ग। और ये है हमारा मूल शब्द, ठीक है। तो उपसर्ग हमने प्र पर कार जोड़ा, प्रकार, आ पर कार जोड़ा, आकार, सा पर कार जोड़ा, साकार, उप पर कार जोड़ा, उपकार, और अलंग पर कार जोड़ा तो अलंकार, ठीक है। समझ आया आपको, हमने एक मूल शब्द लिया कार, और उस पर हमने अलग अलग तरह के क्या जोड़े, उपसर्ग जोड़े। जैसे प्र जोड़ दिया, प्रकार हो गया, आ जोड़ दिया, आकार हो गया, सा जोड़ दिया, साकार हो गया, उप जोड़ दिया, उपकार हो गया, अलंग जोड़ दिया, अलंकार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कितने सारे नए शब्द बनाए, केवल एक शब्द से, यानी कि हमारा एक शब्द जो था वो था केवल कार, और उससे हमने 5 से 6 शब्द यहाँ पर बना लिए, प्रकार, उपकार, आकार, साकार, अलंकार, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके उपसर्ग है। अर्थात कोई भी जो मूल शब्द किसी शब्दांश के, कोई भी शब्दांश किसी मूल शब्द के, ध्यान दीजिएगा, कोई भी शब्दांश किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, ठीक है, कहाँ जुड़ता है, प्रारंभ में जुड़ता है, किसके, मूल शब्द के। तो हमने क्या कहा, कोई भी आपका एक तरह से उपसर्ग यानी कि शब्दांश किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, या शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है, तो उसको हम कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उपसर्गों का प्रयोग हम कैसे करेंगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लिखवाए हैं, सत्संग, दुर्लभ, दुर्भाग्य, उपमान, निर्बंध, अभिजात, संस्कृत, प्रवास, संचालन। तो यहाँ पर देखिए हमने पहला एग्जाम्पल जो दिया है वो दिया है उपसर्ग विज्ञापित में वि उपसर्ग है, और ज्ञापित जो है वो प्रत्यय है। वि जो है वो हमेशा उपसर्ग ही रहेगा, और ज्ञापित जो है वो प्रत्यय में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को जरा समझ लीजिए। ससर्ग, सम, संसर्ग, सम, सर्ग, तो क्या होगा, संसर्ग। उपमान, उपधन मान, उपमान। संस्कृति, सम अर्थात कृति, संस्कृति। दुर्लभ, दुर्लभ अर्थात आपका कठिन। निर्बंधव, निर अर्थात प्रवास, और प्रधन आवास, प्रवास, ठीक है। इसी तरह से दुर्भाग्य, दुर और भाग्य। तो अब यहाँ पर देखिए आपकी कितने सारे हमारे उपसर्गों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, कितने अलग अलग तरह के उपसर्गों का प्रयोग किया है। जैसे उपमान, निर्दवंद, अभिजात, ठीक है। संस्कृत, तो सम, सह,
अकृत, प्रवास, ठीक है, संचालन में सम और चालन, ये सब क्या है आपके उपसर्ग हैं, जो किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर, कहां पर लगकर, हमेशा प्रारंभ में लगकर क्या कर देते हैं, किसी मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर कि हमने किस तरह से उपसर्गों के बारे में जाना। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाइए। उपसर्ग क्या है, अगर आपको पुत्र शब्द में सु प्रत्यय लगा देंगे तो वो हो जाएगा सुपुत्र। वास शब्द में क्या नया यहाँ पर लगा हुआ है, कौन सा शब्द, वास शब्द में कौन सा शब्द आपका उपसर्ग है, यस, प्रवास, ठीक है। व्यवस्थित, व्यवस्थित में आपका जो एक तरह से शब्द है वो है व्यव, ठीक है। कूल, कूल जो है वो आपका क्या है, एक मूल शब्द है और उसमें हमने क्या जोड़ा, हमने जोड़ा उस पर अलग अलग तरह का उपसर्ग। एक जोड़ा हमने प्रति, तो वो हो गया प्रतिकूल, एक जोड़ा हमने अनु, तो वो हो गया अनुकूल। इस तरह से गति, प्रगति, रोहण, आरोहण, रक्षित, अनारक्षित, जब भी यहाँ पर आपको इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप उनको अच्छे से समझें, अच्छे से तैयार करें, कोई भी दिक्कत कहीं पर नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला है निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो वाक्य बनाइए। कुछ उपसर्ग आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिनको हमने पढ़ा और उन्हीं के प्रयोग के आधार पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दो दो शब्द बनाने हैं। अब देखिए ला, ला शब्द का क्या प्रयोग होगा, लाजवाब, ठीक है। ज्यादातर हमारे एकदम से मुंह पे यही शब्द आता है लाजवाब, या लाइलाज, का इलाज ना हो सकता हो। बिला, बिला जो है वो भी आपका एक क्या है, उपसर्ग है, तो बिला वजह, ठीक है। बिला कुवत। अब देखिए बे, बे भी आपका एक उपसर्ग है, इससे आप दो अलग अलग तरह के शब्द बना सकते हैं, बेमिसाल या बेवजह। बद, बदनाम, बदकिस्मत, बदतमीज, आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द बनते हैं। ना, नाखुश, नामुमकिन, ठीक है। अगला है खुश, खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुश नसीब, ठीक है। इस तरह से अगला है हर पल, हर दिन। अगला है गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी। तो इस तरह से देखिए उपसर्ग के ढेर सारे उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको लिखवाए और मैंने साथ में आपको बता भी यहाँ पर दिया था कि आप जो है यहाँ पर इन चीजों को अच्छे से पढ़ें, समझें, और क्योंकि ये चीजें जो है आगे तक आपको काम आने वाली है। और अगर आपके पास रफ नोटबुक है तो आप इसी तरह से इन्हें नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि जो आपके मूल शब्द होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, जो आपका मूल शब्द होता है उस शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले जो शब्द है, शब्दांश है, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्लियर हुआ सभी को उपसर्ग? अब देखिए 2 से 3 बार यहाँ पर क्लियर कर दिया है मैंने उपसर्ग को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर है फिर प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द, ठीक है। प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द क्या है, तो प्रत्यय क्या होता है जरा सा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि प्रत्यय होता क्या है, ठीक है। प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। हमने कहा कि कोई भी शब्दांश जब किसी मूल शब्द के अंत में, ठीक है, कोई भी शब्दांश जब किसी मूल शब्द के अंत में लगता है और अंत में लगने के बाद उस शब्द के अर्थ में पूरी तरह से, ठीक है, एक मूल शब्द है और उसके अंत में कोई भी शब्दांश जुड़कर उस शब्द के अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन कर देता है, उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस शब्द को हम कहते हैं
आपका प्रत्यय, यानी कि जैसे हमने उपसर्ग में मैंने आप लोगों को बताया था, उसको हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, यानी कि जो प्री अर्थात पहले, फिक्स अर्थात लगने वाला। इसी तरह से उपसर्ग को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, यानी कि जो बाद में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला शब्द है उसको आप पहला जो आपका एग्जाम्पल है कि त्व प्रत्यय लगाकर, ठीक है, त्व प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। त्व प्रत्यय आपने लगाना है और 5 शब्द बनाने हैं, जैसे देव, धन, त्व, तो क्या हो जाएगा? देवत्व। ठीक है, नया शब्द क्या होगा? देवत्व। ठीक है, मम, धन, त्व, तो क्या हो जाएगा नया शब्द? ममत्व। ठीक है, उसके बाद अपनत्व, ठीक है, गुरुत्व, लघुत्व, महत्व। तो इस तरह से यहाँ पर बताया है कि 5 शब्द बनाइए, तो यहाँ पर 5 शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, त्व शब्द, त्व प्रत्यय लगाकर। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय में आपको अंतर यहाँ पर पता चला कि उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द के, किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जो जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया है पुत्र, पुत्र के आगे सु लगाया तो सुपुत्र, वास के आगे प्र लगाया तो प्रवास, व्यवस्थित के आगे व्य लगाया, अव्य लगाया तो अव्यवस्थित। जैसे कूल के आगे प्रति या अनु लगाया तो प्रतिकूल या अनुकूल। गति के गति के आगे हमने प्र लगाया तो प्रगति। रोहण के आगे हमने आ लगाया तो आरोहण। रक्षित के आगे हमने आ लगाया तो आरक्षित। ठीक है, और इसी तरह से प्रत्यय जो हम किसी भी मूल शब्द के अंत में लगाते हैं, जैसे देवत्व, ममत्व, अपनत्व, गुरुत्व, लघुत्व, महत्व। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और भी है यहाँ पर। इक प्रत्यय लगाकर, ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है? इक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। तो सप्ताह नया एक शब्द है, सप्ताह एक नया शब्द है, तो सप्ताह में हमने क्या लगाया? इक प्रत्यय लगाया। ठीक है, सप्ताह में हमने इक प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? साप्ताहिक। ठीक है, साहित्य में हमने इक प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? साहित्यिक। ठीक है, व्यक्ति में हमने इक प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? वैयक्तिक। राजनीति में हमने इक प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? राजनैतिक। अर्थ में हमने इक प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? आर्थिक। केवल यहाँ पर इक प्रत्यय लगाकर, क्वेश्चन ही हमें ये दिया गया है कि हमें इक प्रत्यय लगाकर, केवल और केवल हमें इक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना है। धर्म, धर्म हमारा एक शब्द था, हमने इसमें इक प्रत्यय लगाया तो ये बन गया नया शब्द धार्मिक। ठीक है, मास में हमने इक प्रत्यय लगाया तो वो हो गया मासिक। इसी तरह से वर्ष में हमने इक प्रत्यय लगाया तो वो हो गया वार्षिक। समझ आया? वर्ष में हमने एक प्रत्यय लगाया तो वो क्या हो गया? वार्षिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब जो अगले प्रश्न है वो उपसर्गों से संबंधित है। ठीक है, कैसे है? उपसर्गों से संबंधित है कि दिए गए उपसर्गों का प्रयोग करके आपने शब्दों का निर्माण करना है, शब्द बनाना है। उपसर्ग दिया है अ, ठीक है, अब हम यहाँ पर अ को संभव के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? असंभव। नी को डर के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? निडर। अन को हम आकर्षण के साथ जोड़ेंगे तो नया शब्द होगा आकर्षण। ठीक है, इसी तरह से दुर को हम भाग्य के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? दुर्भाग्य। वि को हम क्रय के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? विक्रय। ठीक है, इसी तरह से कु को हम मार्ग के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? कुमार्ग। ठीक है, फिर पर, पर को हम लोक के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा नया शब्द परलोक। ठीक है, सुआगत, सुआगत। आगत पर हम जब सु प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्वागत। ठीक है, अधि, अधि को हम नायक शब्द के साथ जोड़ेंगे, क्या बनेगा? अधिनायक। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कुछ उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पर पढ़े और इन उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में हमने
यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। तो आपने देखा कि अभी तक हम काफी सारे जो हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और देखिए नुक्ता को मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था, फिर से यहाँ पर एक बार नुक्ता के कुछ शब्दों को हमें बताया है। जैसे जैसे यहाँ पर शब्द है राज, ठीक है, राज, ये राज का क्या अर्थ होता है? शासन, ठीक है। जरा, इसका अर्थ होता है बुढ़ापा। अगर हम केवल अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर नुक्ता शब्द लगा है, कहाँ पर नुक्ता शब्द नहीं लगा है, और अगर आप नुक्ता शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है शब्द का अर्थ, और अगर आप नुक्ता शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है शब्द का अर्थ। देखिए राज, राज, ठीक है, राज का अर्थ होता है शासन, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये बाय मिस्टेक लग चुका है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, ये यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। राज, केवल राज हम अगर कहेंगे तो राज का अर्थ होता है, कहते हैं ना कि राज कर रहा है वो, तो ठीक है, वो तो वहां पर रहकर आराम से राज कर रहा है, तो राज यानी कि शासन करना, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी को राज, ठीक है, इस तरह से अगर हम पढ़े राज, ठीक है, नुक्ता के साथ यदि हम पढ़ें तो उसका अर्थ हो जाता है रहस्य। अब देखिए यहीं पर थोड़ा सा हमें मिस्टेक्स होती है पढ़ने और समझने में। अगर हम जरा शब्द का प्रयोग करें, जरा, ठीक है, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, ठीक है, जरा का क्या अर्थ होता है? बुढ़ापा। लेकिन अगर हम उसी को जरा, जरा कहकर पुकारे तो उसका अर्थ होता है थोड़ा, जरा सा, कहते हैं ना जरा सा। अगला शब्द है फलक, ठीक है, फलक का अर्थ होता है आकाश, फलक का क्या अर्थ होता है? आकाश। और अगर हम उसी को फलक कहें तो वो होता है एक लकड़ी का तख्ता, जो लकड़ी का तख्त बनाया हुआ होता है उसको कहते हैं फलक, ठीक है। फन, फन क्या होता है? जो सांप का फन होता है, ठीक है, सांप का जो फन होता है उसको हम कहते हैं फन। और यदि उसको हम कहेंगे फन तो वो होता है कला या कौशल, ठीक है, उसका अर्थ है कला या कौशल। तो देखिए जैसे हमने नुक्ता के बारे में पढ़ा था तो वहां पर शायद आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कि जो नुक्ता शब्द होता है उसका अर्थ थोड़ा सा अलग होता है और जो आपका सामान्य शब्द होता है उसका अर्थ अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जैसे हमने कहा अगर आपने केवल राज शब्द लिखा है तो उस राज शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया कि उसका अर्थ होगा शासन, शासन करना, ठीक है। अगर कहीं आप रहस्य की बात कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो छुपाया जा रहा हो तो उसको हम कहेंगे राज। क्या कहेंगे? राज। जो ज हम बोलेंगे ना वो थोड़ा सा वाइब्रेशन के साथ होगा, जैसे आप देख सकते हैं वहां पर नुक्ता जो लगा हुआ है तो उसको हम कहेंगे राज, ठीक है। जैसे हमने कहा जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा, अगर हम उसको कहेंगे जरा, जरा तो उसका अर्थ होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लगभग जो है अपने जितने भी हमने एक तरह से शब्द थे उनको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। और अब है हमारे यहाँ पर कुछ मुहावरे, ठीक है। तो मुहावरे क्या है उनको जरा पढ़ लेते हैं। टुकड़े चबाना, अर्थात गरीब भिखारी टुकड़े चबाकर ही जीवन बिताते हैं। पगड़ी उतारना, किसी गरीब की पगड़ी उतारना उचित नहीं है। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताएगी। मुरीद होना, यानी कि अमिताभ के अभिनय की कला के सब मुरीद हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मुहावरों के बारे में बताया था कि मुहावरे क्या होते हैं, ये एक पूरा का पूरा वाक्य नहीं होता है, और दूसरा ये क्या करता है अपने से बिल्कुल डिफरेंट अर्थ जो है ये यहाँ पर देता है, यानी कि बिल्कुल एक अलग अर्थ, विशिष्ट अर्थ ये यहाँ पर देता है, ठीक है। जैसे जान वारना, सैनिक ने देश पर अपनी जान वार दी। तेग मारना, संपत्ति के लिए भाई भाई एक दूसरे पर तेग मारते हैं। आड़े हाथों लेना, शिक्षक ने बदमाश छात्रों को आड़े हाथों लिया। दांतों तले उंगली दबाना, ताजमहल देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोहे के चने चबाना, जो हिमालय पर्वत पर चढ़ना लोहे के चने चबाने के समान है। अस्त हो जाना, सुबह की पहली किरण के साथ
किरण के स्पर्श के साथ ही गिल्लू का जीवन सूर्य अस्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये है हमारे मुहावरे, और इससे पहले जो चीजें हमने पढ़ी थी वो थी लोकोक्तियों में। और ये सारी चीजें यहाँ पर रिवीजन के लिए दी गई है, यानी कि एक्स्ट्रा तौर पर दी गई है, जैसे विलोम शब्द और आपके पर्यायवाची शब्द, इनको हम काफी अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर आज अपना व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित जो हमारा टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमने जितने भी हमारे सामान्य से जो टॉपिक थे अपने व्याकरण में, उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको रिवाइज करना अभी यहाँ पर शेष है, तो उन्हें हम लेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी पढ़ा है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। तो बाकी चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।